नमस्कार, आप सबका स्वागत। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका भी। एग्जिट पोल्स के बाद भी खास तौर पर बंगाल को लेकर कुछ जगहों पर अभी भी सस्पेंस सा है या लोगों के मन में एक दुविधा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्जिट पोल पिछली बार गलत साबित हुए थे इसी बंगाल को लेकर के। जब बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, बहुत से एग्जिट पोल्स ने उस वक्त के माहौल को बीजेपी की जीत के तौर पर पढ़ा था। नतीजा आया तो बिल्कुल उलट था और 200 से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी की आ गई थी। इस बार आप देखें तो बाय एंड लार्ज 80 मोर देन 80% पोल्स, बल्कि 90% से ज्यादा जो सर्वेज हुए हैं वो बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचता हुआ दिखा रहे हैं। दो एक सर्वे ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि टीएमसी कम बैक कर सकती है, या इन्हीं में दो तीन सर्वे जो थोड़ी क्लोज मार्जिन के साथ जीत दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी खासतौर पर सिफोलॉजी की जगत में भी कोई एक राय इस इलेक्शन को लेकर नहीं बनी है, तो उसके में हम पूछेंगे कि पार्टियों के अंदर का इंटरनल सर्वे जो है वो क्या कह रहा है, और फिर और राज्यों की भी बात करेंगे बंगाल के अलावा। हर तरीके का सर्वे आता है हर चुनाव में, लेकिन डायरेक्शन पता लग जाती है मोटा मोटा। लेकिन क्योंकि बंगाल में सर्वे पिछली बार गलत हो गए थे, तो इस बार शायद कुछ लोग वैसा यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं ये बीजेपी आनी चाहिए। हालांकि इस बार के एग्जिट पोल को भी अगर सौरभ देखें तो कुछ तो ऐसी हैं जो कि बीजेपी को जिता रही हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो बीजेपी को हरा रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो, तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि एक अनुमान होता है और उस अनुमान के हिसाब से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। राजनीतिक दल तो छोड़िए, कोई सांसद या विधायक या मुखिया भी अपना चुनाव लड़ रहा होता है, जो कि उसी जगह का रहने वाला, ज़िंदगी भर वहीं रहता है, सब कुछ वो देख रहा है, चुनाव उसके सामने हो रहा है, तो उसको पता होता है क्या कि जीत ही रहे हैं। अगर श्योर शॉट सीटों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश कैंडिडेट को तो पता ही नहीं होता। तो वो आकलन वाला वो स्पेस तो आप छोड़िए, लेकिन निश्चित तौर पे ज़्यादा आसान ये हो जाता है सौरभ समझना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को अगर आपने ठीक तरीके से पेनेट्रेट किया है, तो जो दल चुनाव लड़ रहे होते हैं ना, उनका अपना कॉन्फिडेंस, उनका लॉजिक, उनका सिस्टम, इन सारी चीज़ों को देखकर और फिर ग्राउंड पे कुछ फीडबैक लेके आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई किसी पार्टी का सिस्टम कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, किस नैरेटिव पे लड़ रहा है, क्या उस नैरेटिव में तर्क है, उस तर्क का ग्राउंड पे क्या असर है, कितने लोगों को लगाया गया है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, इन सारे पहलुओं को अगर आप देखें और सिस्टम में जो लोग लगे होते हैं सौरभ चुनाव लड़ाने वाले, जैसे बीजेपी के लिहाज से अगर आप बात करें तो इतने सारे लोग लगे होते हैं कि कोई बात अगर टॉप लेवल पे अगर कोई कंसर्न हो, कोई चिंता हो, तो वो नीचे तक छुपी नहीं रह सकती। भाई मीटिंग में तो नेता अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, बोलेंगे कि देखो हम लोग यहाँ पिछड़ रहे हैं, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इन कमियों को दूर करना है, वो चीज़ें फिर बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। आपको ये करना होता है कि उन चीज़ों को एक तो वहाँ तक जानकारी आपकी रहे, उतना पेनिट्रेशन रहे, वो भरोसा रहे उन नेताओं का, उन लोगों का जो आपको ईमानदारी से बता दें अपनी कमियां भी, अपनी खूबियां भी, और उसको ग्राउंड पे आप क्रॉस चेक कर लें। उस लिहाज से अगर आप देखें तो बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। बीजेपी का पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, जेन्युइनली। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो बंगाल के इलेक्शन में लगे हुए थे, और उसमें अच्छे अच्छे जो नेता लगे हुए थे, उनसे भी अगर पूछिए तो वो परसेंटेज वाइज सौरभ ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, 200% की बात बोल रहे हैं। तो एक होता है ना कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उस तरह का डाटा देके ये बता रहे हैं। फिर आप उनसे पूछिए कि किस वजह से आप कह रहे हैं, क्या आपका नैरेटिव था, कौन कौन से इशूज़, जो टीएमसी की जो ताकत थी, बड़ी ताकत, उसको आपने कैसे न्यूट्रलाइज़ किया, वहाँ पर उनके पास जो अगर मुस्लिम वोट का इतना बड़ा एडवांटेज है उसको आपने कैसे न्यूट्रलाइज़ किया, उसका काउंटर क्या आपके पास। इन सारी चीज़ों को समझिए तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी से जुड़े हुए लोगों से अगर आप बातचीत कीजिए तो वो दबाव में हैं, नेक टू नेक कह रहे हैं कि फाइट, मतलब वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी नीचे आ रही है। ये अलग बात है कि दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी। बीजेपी के बारे में मान रहे हैं कि बीजेपी ऊपर जा रही है, लेकिन ये मान रहे हैं कि बीजेपी फिर भी सरकार नहीं बना पाएगी। तो दोनों पार्टियों के कॉन्फिडेंस और बाकी सारी चीज़ों को देखें तो उसमें एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। प्लस टीएमसी ने जैसे इलेक्शन लड़ा और बीजेपी ने जैसे इलेक्शन लड़ा, इसमें बहुत बड़ा फासला नज़र आएगा आपको। टीएमसी की तरफ से बौखलाहट भरे बयान, खासतौर पे जब आप दबाव में होते हैं, हार रहे होते हैं, तो उस तरह की बात, भाषा, उस तरह के बयान का इस्तेमाल करते हैं, जो बीजेपी 2021 में ज़्यादा कर रही थी। इस बार के इलेक्शन को अगर आप देखें तो बीजेपी ने एकदम कंट्रोल्ड वे में इलेक्शन को वो लेके गई है, नैरेटिव सारा कंट्रोल वे में। और पहले फेज के बाद सौरभ पार्टी के टॉप लीडर की तरफ से ये कहा गया कि कुछ भी अब करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से जो चल रहा है वही करें, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, पहले फेज की वोटिंग के बाद ही ये बीजेपी को लग गया था। पहले फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी एकदम श्योर हो गई कि हमारा जो फॉर्मूला था वो चल गया है।
अब हमें कुछ भी नया नहीं करना है। बाकायदा ये कहा गया कि एकदम से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे से जीत हो रही है तो फिर क्यों कुछ नया प्रयोग करना। हो सकता है कि उससे फ़ायदा हो, ये भी हो सकता है कि बैकफायर कर जाए। तो इतना कंट्रोल वे में बीजेपी को ये इलेक्शन लग रहा था कि अब नए एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश पहले फेज देखिए, बाद नहीं रही। कोई सीनियर आपको ग्राउंड पर काम करने वाला इस तरीके से रिपोर्टर जो है वो अपने ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड नहीं बताता जो उन्होंने बताया कि कैसे हम भांपते हैं, कैसे खबर निकालते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ इलेक्शंस में जो कि दावा कुछ था और निकला कुछ। दो उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, एक टेस्ट केस के तौर पर इसको समझिएगा। जैसे बिहार का 2015 का इलेक्शन था और वो नरेंद्र मोदी 2014 की लहर, और उस वक्त तो मोदी था पूरे देश के अंदर, तो वो उस लहर में लगा था कि बिहार भी निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला था। सेम 2017 का गुजरात का इलेक्शन मुझे याद है, गुजरात के इलेक्शन जिसमें 99 पे रह गई थी भारतीय जनता पार्टी, और वो भी अगर लास्ट मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ वहाँ गुजरात में ना किया होता तो वो इलेक्शन बीजेपी मतलब कांग्रेस निकाल भी सकती थी उस इलेक्शन को। तो इन टेस्ट इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी ही हार सकती थी। हाँ, वो ऐसा ही था, लगभग ऐसा ही था। तो ये मैंने आपसे पूछा इसलिए कि भाई वो जो वेव, जैसे बिहार का वेव था कि मोदी वेव में निकल जाएगा ये, और मीडिया में भी ये चर्चा थी कि हो जाएगा, लेकिन क्या ग्राउंड पर उस वक्त लग रहा था कि ये फंसा हुआ इलेक्शन नहीं निकलता? फंसा हुआ नहीं सौरभ, हारा हुआ लग रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं था। और उसके पीछे वजह मैं बता रहा हूँ। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त लोकप्रियता, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी अगर देखें तो पीएम मोदी की जो रैलियाँ होती थी उसमें 2-2, 2.5 लाख के लोग आते थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन जैसे ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान आया आरक्षण को लेकर, और उसको लालू प्रसाद यादव जो कि इस तरह के मामलों के एकदम स्टार कैंपेनर हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनको भुनाया अपने सारे स्पीच। लालू एक दिन में 7 से 8 रैलियां करते थे लालू जी, और वहाँ पर अगर आप 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट सिर्फ बोलते थे, और पूरा उनका इलेक्शन स्पीच इसी के इर्द गिर्द रहता था। आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, हम बैकवर्ड पे कैसे जुल्म होता था, पहले की दौर की सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को बताना। तो वहाँ पर पूरा जो माहौल था एकदम से फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का हो गया। और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड बिहार जैसे स्टेट में हो जाए, यहाँ फॉरवर्ड आबादी 14% है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। उसमें बीजेपी के लोग, बीजेपी के वर्कर ये पूछते थे कि अगर हम लोग की पार्टी की सरकार आ जाएगी तो क्या आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जो उस कम्युनिटी से थे। मतलब भय इस कदर हो गया था कि वो कार्यकर्ता तब भी ये कह रहा है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, लेकिन उसको भी डर हो गया है कि जो आरक्षण की सुविधा उनके कास्ट को, कम्युनिटी को मिली, कास्ट को मिली हुई है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के भय के माहौल में सौरभ, अब ये बता सकता हूँ, उस समय गृहमंत्री अमित शाह से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या फीडबैक है, और तब मैंने यही बात कही थी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने लालू प्रसाद यादव बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है, और ग्राउंड पे वो चीज़ पहुंच गया। उन्होंने यही पूछा कि एकदम नीचे तक, मैंने कहा कि हाँ मेरा अनुभव है कि एकदम नीचे तक, और वो सहमत रहे उस बात से। तो जाहिर तौर पे वो बात समझ में आ रही थी बीजेपी को। 2017 के गुजरात इलेक्शन की अगर बात कर लें तो जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में वो माहौल हो रहा था, बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑन रिकॉर्ड आके दावे करना, इतनी सीटें, ये सीटें, वो सारी चीजें अलग थी, बोलते थे बीजेपी हाँ, के नेता वैसे। वो सिर्फ इस लिहाज से कि जो निराशा और वो कार्यकर्ताओं में दिख रहा था कि हार सकते हैं, तो उसको अपबीट करने के लिए और सामने वाले को निरुत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल डाउन करने के लिए। लेकिन बीजेपी के सिस्टम को एकदम समझ में आ रहा था कि जैसे तैसे सरकार बन जाए तो वो बड़ी बात होगी। तो मतलब ये दोनों केसेस हमने इसलिए डिस्कस किए कि मतलब बिहार की जिस सिस्टम को आपने टटोला, उसमें अगर रियल सेंस कॉन्फिडेंस की ना होती तो पता चल जाती। खूब आराम से पता चलती। सौरभ, मैं फिर से आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि 2021 के बंगाल चुनाव का उदाहरण निकले, पता चला कि पार्टी के एक बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, बड़े नेता कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। जितने सारे लोगों को प्रभारी के तौर पे वहाँ पे लगाया गया, उनकी बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद जब उनसे बातचीत हो रही थी तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आप लोगों की सरकार आ रही है, आराम से बोलते थे कि नहीं 70 से 80। उन्होंने फिर पार्टी के बड़े नेता तो दावा कर रहे हैं 200 पार, तो बोले कि वो अलग बात है, लेकिन हमें जो ग्राउंड पे समझ में आ रहा है वो नहीं आ रहा है। फिर मैंने ये पूछा कि क्या आप लोगों ने इस बात को बताया, बोले कि डांट खाना है क्या, हमें तो चुनाव के काम में लगाया गया ना, तो हमारा काम तो चुनाव करना है, रिजल्ट जो आएगा वो उस दिन आएगा। तो इस इलेक्शन में भी अगर कहीं कोई जो ग्राउंड पे जिन नेताओं को लगाया गया है, अगर उनको ये समझ में आता है कि ये कमी हो रही है तो वो पता चलता। दूसरी चीज़ कि अगर बड़े नेताओं को ये बात समझ में आती तो मीटिंग में वो फ्रस्ट्रेशन निकालते, वो बताते कमियों के, फ्रस्ट्रेशन छोड़ भी दीजिए तो कमियों के बारे में बताते कि यहाँ हम लैग कर रहे हैं, ये हमारी कमी हो रही है, इस पर आप लोग और मेहनत कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को चुनाव के दरमियान कहा भी गया था। लेकिन अब इस पहले फेज़ से पहले, पहले फेज़ के बाद, दूसरे फेज़ के बाद कहीं से वो सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। इनफैक्ट
जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब तो बीजेपी के नेता ये बात कर रहे हैं कि टीएमसी ने क्या क्या गलती की, कहाँ उनसे इलेक्शन, मतलब वो भाषा बोल रहे हैं जो एक्चुअल जीत के बाद होती है। हाँ, वो 4 तारीख को जो बात होनी चाहिए थी वो 4 तारीख से पहले होनी है। और कॉन्फिडेंस का लेवल ये भी समझिए कि जैसे वहाँ पे जो प्रभारी हैं सुनील बंसल जी, शायद ही कभी वो कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ उस तरह का बयान देंगे इलेक्शन के को लेके। दूसरे फेज के वोटिंग के बाद उनका देखिए कि बारिश हो रही है, कीचड़ हुआ, कमर खिल रहा है, तो वो वजह सौरभ ये है कि वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जैसे अभी हम लोग कॉफ़ी के प्रोग्राम में हमारे साथ एक सेफोलॉजिस्ट थे, यंग दोस्त हैं अपने, तो वो डे वन से ये कह रहे हैं कि बदलाव का मूड है लोगों का, परिवर्तन का माहौल साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर ये वोट में तब्दील हो जाए तो जो आदमी ये मान रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं वो नतीजों को लेकर आश्वस्त इसलिए नहीं है। उनका डाउट ये है कि पता नहीं अभी भी लोग डर के मारे रह तो नहीं गए, चूक तो नहीं गए वोट डालने से, क्योंकि एक फियर एक इस चुनाव में देखा हमने कि उसका असर क्या होता है। बहुत बंगाल के इलेक्शन से आप जब भी बात करें सौरभ, बंगाल के इलेक्शन को लेकर, तो उसमें तो भय रहा ही रहा। अब वो इस कदर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैंने तो ये अनुभव कोलकाता तक में किया। आप कोलकाता शहर जैसे जगह पे लोग आपसे डर के ये कहें कि नहीं वोट देने में तो डर लगता है, बाद में लोग आगे पिटाई करते हैं। टीएमसी पे ही आरोप लगा रहे थे वो। तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि वो भय वाकई कितना बड़ा एक इशू था। लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिहाज से दो चीज़ें समझे। पहली बात तो ये है कि क्या न्यूट्रलाइज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेस डाली गई तो आपको ये मानना होगा कि नहीं, इतने फोर्सेस के और इतने कैंपेन के बावजूद लोगों का भय खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरा चीज़ समझें कि फिर ये वोटिंग इतना हुआ कैसे, वोट क्यों बढ़ा, फिर नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर भय रहता तो वो अपने घर में होते, वो चीज़ नहीं हुआ। तीसरी चीज़ कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार लोग ज़्यादा वोकल थे। ये बात जो कही जा रही है ना कि इतने परसेंट लोग नहीं बोल रहे थे, उतने परसेंट नहीं बोल रहे थे। पहली बात तो कि सर्वे नहीं आया एक्सेस में, नजर नहीं हो कहाँ से रहा होगा। दूसरी चीज़ सौरभ ये कि अगर लोग नहीं बोल रहे हैं तो किसके खिलाफ नहीं बोल रहे होंगे? टीएमसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और फिर भी वोट किया तो किसको वोट किया होगा? या तो अगर वोटिंग नहीं हुई होती या तब नहीं बोल रहे हैं तो आप समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा। अगर टीएमसी के खिलाफ ही उनको डर होगा, बीजेपी के खिलाफ तो बंगाल में नहीं ना होगा, तो वहां पर नहीं बोल रहे हैं तो उसका सीधा मतलब ये रहता है। जबकि हकीकत ये है कि जो कॉल सेंटर जो बने थे उसमें तो 60%, 70%, 80% तक आ गया था कि लोग खूब बात कर रहे थे शुरू में, जो कि नहीं था, शुरू में एकदम कम था। बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी अब अभी दूसरा फेज ये लड़ रही है इलेक्शन का अपना, 2 फेज खत्म होने के बाद काउंटिंग को लेकर, और उसमें अगले 2 दिन मतलब आज और कल 6 बैठक होनी है। 30 विधानसभा के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, सिलीगुड़ी में, कृष्णानगर में, कोलकाता में, वर्धमान में। इस तरह से 6 बैठक आज और कल में होनी है, जिसमें एक विधानसभा से 6 व्यक्ति को बुलाया गया है और उसमें एक एक चीज़ बताया जाएगा आपको काउंटिंग की सारी प्रक्रिया के बारे में। उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता नए हैं जिनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा, बहुत कैंडिडेट नए हैं, जबकि जो सामने अधिकारी हैं या टीएमसी के लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वहां पर भी कोई चूक ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, काउंटिंग पर नजर कैसे रखे बेसिकली ये बताने पूरी प्रक्रिया क्योंकि वो सब कुछ मैनुअल होती है ना। तो जैसे अगर आपको ऑब्जेक्शन करना हो, बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ी है तो किस आधार पे, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर उस ऑब्जेक्शन को आप खारिज कर सकें, किस राउंड पे कैसे गिनती होगी, कैसे उसको टेबुलर फॉर्म में डाला जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बीजेपी ट्रेनिंग दे रही है। अब देखिए, अब ये बीजेपी का बंगाल का इलेक्शन तो इतना महीन जाके डिस्कस हो चुका है कि अब वाकई में 4 तारीख का नतीजा देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास भी। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं उनको लेकर के जो नए सर्वेस कहानी बता रहे हैं उसमें कुछ कुछ नया बताने के लिए है। आसाम में नहीं है, आसाम को लेकर के जो 2 और सर्वे आए वो भी बाकी की तर्ज पर ही बिल्कुल एक तरफा एक लहर जैसा बीजेपी के लिए बता रहे हैं। तो वहाँ अगर कुछ 4 तारीख को उससे अलग कुछ होता है तो सारे सर्वेस को बिल्कुल अपने मुंह के बल गिर जाना पड़ेगा, जो कि होता नहीं कभी। लेकिन तमिलनाडु और केरल को लेकर के एक सर्वे ने इंटरेस्टिंग बात कही है। पहले केरल की बात कर लेते हैं। एक सर्वे ने यह दावा किया है कि बीजेपी को आधा दर्जन के आसपास सीटें आ सकती हैं और किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। मतलब वो हंग असेंबली प्रेडिक्ट की है। ऑल्दो बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ बीजेपी की वजह से नहीं। नंबर्स बीजेपी को अगर 2 से 3 से अधिक अगर आया, मतलब 1, 2, 3 से अधिक अगर आया तो वो एक सरप्राइज ही होगा, क्योंकि बीजेपी सही मायने में अच्छी उम्मीद कर रही है 5 सीटों पे। तो उम्मीद आप समझ सकते हैं, उम्मीद ही 5 पे जब आप है तो 1 या 2 या 3 जीत जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि हाँ इतना ज़रूर है कि एलडीएफ और यूडीएफ में बहुत बड़ा गैप हो, ये भी नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला है। वो गैप 10-12
14 सीट इसी तरह का रहेगा। इसके अलावा किसी सरप्राइज की उम्मीद केरल से या उसको लेके कोई इंडिकेशन वहाँ पे लोगों से बातचीत इन ऑल प्रोबेबिलिटी यूडीएफ की सरकार बन जानी चाहिए। हाँ, उसमें कोई और नया फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। तमिलनाडु को लेकर के एक सर्वे आया था, जिन्होंने बंगाल का सर्वे नहीं दिया उन्होंने ही तमिलनाडु के सर्वे में अपने ये बताया कि विजय नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे टीवी के। तो ये लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। फिर कल जो एक शाम एक सर्वे और जारी हुआ उसमें ये विजय को नंबर 2 पार्टी बताया गया, उसमें एआईएडीएमके को नंबर 3 पर बताया गया और 30-35 के अराउंड वो रुक जाएंगी और विजय 60-70 पहुंच जाएंगे, ऐसा उसमें बताया गया। डीएमके नंबर 1 पार्टी। तो कम से कम 2 सर्वे तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि विजय जो है वो नंबर 1 नंबर 2 स्लॉट के भी दावेदार हैं। विजय के लिहाज से सर अगर आप बात करें तो तमिलनाडु में जितने लोगों से भी अगर आप पूछें, जिस दल के भी व्यक्ति से आप पूछें, तो विजय वहाँ पर एक रॉकेट साइंस वाले फैक्टर ही रहे हैं, जिनके बारे में विजय फैक्टर किस रूप में है, किस लेवल का है, कितना तक गया है। जैसे डीएमके वाले ये कहेंगे आपको कि एआईएडीएमके को नुकसान पहुँचा रहे हैं, एआईएडीएमके वाले ये कहेंगे कि ये डीएमके को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक तर्क उसमें आएगा कि शहरी क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरा आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं। वोट परसेंटेज को लेकर 20% आएगा, 25% आएगा, 15% आएगा, वो भी आपको अलग अलग ओपिनियन। उतना परसेंट आके सीटें कम आएंगी, जैसे ये हो सकता है ना, क्योंकि सभी सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट परसेंटेज तो ठीक हो, लेकिन किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जितने लायक वोट ना आ जाए, इस तरह के तर्क को भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी दिया जा रहा है क्योंकि महिलाओं और यूथ में इतनी ज़बरदस्त पॉपुलरिटी है उनकी कि उसके दम पे वो काफ़ी सारी सीटें लेके आ सकते हैं। पॉपुलरिटी की वजह ये बताया जा रहा है, जैसे पहले भी फिल्म स्टार आए थे, लेकिन वो फिल्म स्टार एक तरह से अपने ढलान के समय में राजनीति ट्राई कर रहे थे। विजय अपने कैरियर के पिक पे हैं और तब फिल्म छोड़ना और पॉलिटिक्स में आना वो एक सकारात्मक संदेश उनके लिए दे गया है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर तमिलनाडु के लोग भी द्रविडियन पॉलिटिक्स से ही एक तरह से उनको उभय कि वही दोनों ऑप्शन चलता रहा है, तो उसमें जो फ्रेशनेस चाहिए होता है वो विजय लेके आए। और उसी के बारे में कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने बाकायदा अपनी मीटिंग में कहा कि हमें विजय के साथ कोalition में जाना चाहिए था, और अगर कांग्रेस पार्टी वो चाही होती तो विजय भी ये चाह रहे थे कि किसी और के बजाय वो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर लें और वहाँ पर फिर उनको और ताकत मिल गई होती। तो विजय वो एक एक्स फैक्टर हैं और वो एक्स फैक्टर रीडेबल नहीं है। हालांकि ऐसे 2 ही उदाहरण पहले हुए हैं कि पहली बार में बनाई है, जैसे एनटीआर की बात करने की, इमोशन के सहारे उन्होंने सरकार बना ली। उस तरह का इमोशन तमिलनाडु में नहीं है, उस तरह का इमोशन। पॉपुलरिटी इनकी ज़बरदस्त है, इमोशन वैसा नहीं है, और उस कंडीशन में इतनी सारी सीटों को लेकर आ जाना वो एक थोड़ा सरप्राइज जरूर लेकिन सब सर्वे ये बता रहे हैं कि जो भी विजय को मिलेगा उसका सीधा नुकसान एआईएडीएमके को हो रहा है। सर्वे तो ये दिखाते हैं कम से कम। उसमें सौरभ देखें कि दोनों चीज़ें हैं कि जैसे आप सिर्फ ये अगर मान लें कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस आधार पर कि जो एआईएडीएमके को मिलता, डीएमके के खिलाफ जो नाराज़गी है वो विजय के पास चली गई, वो बात सही भी है। लेकिन इसकी दूसरी चीज़ भी है कि एआईएडीएमके के पास पहले वुमेन वोट के ताकत हुआ करती थी जयललिता के चलते। उनके जाने के बाद और स्टालिन ने जिस प्रकार से पिछले 5 साल में अकाउंट में कल्याण योजना जो धनराशि दी है, जो करुणानिधि का सरनेम था, उस आधार पर इस योजना को चलाया, हर महिला के अकाउंट में पैसे जाते हैं, बहुत सक्सेसफुली चला है। उसमें 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे जाते हैं। अब ऐसे में आप मान सकते हैं कि उन महिलाओं के लिए स्वाभाविक डीएमके होना चाहिए, लेकिन अगर अपनी फ़ैन फॉलोइंग के दर पे विजय उस वोट में सेंध लगाते हैं तो उससे किसका नुकसान होना है? उससे डीएमके का नुकसान है। एज यू सेड कि ये एक ऐसा अननोन बिल्कुल फैक्टर है। मुझे कोई आज तक ये नहीं मिला कि कन्विंसिंगली आपको समझा सके कि इस वजह से ये हो रहा है। ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बारे में ये खबरें थीं कि चुनाव से पहले टटोला जा रहा था विजय के साथ कि कोई संभावना है हमारे अलायंस की। बीजेपी ने भी इसके बारे में सोचा था। क्या पोस्ट पोल कोई ऐसी सूरत बन सकती है? क्योंकि आइडियोलॉजिकली विजय जो हैं वो एक दूरी मेंटेन करके चलते हैं बीजेपी से। वो डिपेंड कर रहा है कि वो नंबर्स कैसा आएगा, और अगर नंबर्स वैसा आएगा तो निश्चित तौर पे इन नंबर्स के सहारे अगर एआईएडीएमके और विजय के सहारे अगर सरकार बननी हो तो निश्चित तौर पे वो इधर ही आएंगे। ओके। इसके पीछे वजह ये रहेगी कि इधर से ऑफर ज़्यादा लुक्रेटिव होगा। डीएमके अलायंस को क्या इनकम्बेंट है, और फिर स्टालिन एक अपनी मुख्यमंत्री के छोड़ के, मान ली मुख्यमंत्री बनने की नौबत आएगी तो मुख्यमंत्री छोड़ के तो ऑफर नहीं करेंगे। बीजेपी उस लेवल पे भी जा सकती है। तो वहाँ पर अगर नंबर्स वैसे आए तो अब देखना होगा कि नंबर्स उस तरह के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आखिर में एक चीज़ सर और हमें बात करनी चाहिए, जिसको ममता बनर्जी को लेकर जब हम लोग बंगाल पे बात कर रहे थे ना,
तो जो कुछ सर्वे आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी को जीतते हुए दिखा रहे हैं जो, तो उसके पीछे बेस लाइन आप ये समझें कि 27% मुस्लिम आबादी जो कि वोट 97-98% की है इस बार, और कोई बिखराव उसमें नहीं हुआ है। कांग्रेस, लेफ्ट, वो सब एक आध कंस्टिट्यूंसी को छोड़ दें तो अक्रॉस स्टेट कोई बिखराव नहीं है। तो 97-98% मुस्लिम वोट के वोटिंग के बाद वो एक्चुअल आंकड़ा देखें तो 27 से बढ़ के 30 तक पे हो जाएगा। प्लस महिलाओं के अकाउंट में वो भी पैसे डालती हैं, वो पॉपुलर योजना है, तो उस पर अगर आप एक परसेंटेज जोड़ दें। ममता बनर्जी की अपनी अनपॉपुलरिटी नहीं है, वो पॉपुलर हैं, सिस्टम उनका बहुत अनपॉपुलर हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो उस तरह के सर्वे को एक बल मिलेगा कि अच्छा ये वजह रही होगी। वहाँ पर सिर्फ वो शायद वो रीड को, वो वैसे सर्वे अगर वो गलत होते हैं तो शायद इस चीज़ को रीड करने में सफल नहीं रहे कि परिवर्तन वाली बात जब चलती है ना तो ये सब चीज़ें बेमानी हो एग्जैक्टली, मतलब फिर आप भावना नहीं पढ़ रहे हो, हाँ। फिर आप केवल गणित लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बातें तो खैर 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।